हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मासिक जांच परीक्षा का जो पेपर है उसका संपूर्ण हल। आज हम क्या देखेंगे? 12th क्लास का आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये तीनों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और ये किसका है? तो इकोनॉमिक्स विषय का है, यानी कि अर्थशास्त्र। इसलिए आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए ज़रूरी है जिन्होंने अर्थशास्त्र विषय रखा है। तो देखिए, यह मासिक जांच परीक्षा है, यानी कि जो मंथली असाइनमेंट है वो है, और ये नवंबर महीना का है। किस महीने का है? नवंबर महीने का है। इसमें जो है यह जो पेपर है मासिक जांच परीक्षा का, ये किसके द्वारा जारी किया गया है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह जारी किया गया है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, रांची, झारखंड के द्वारा, ठीक है। यह इनके द्वारा जारी किया गया है। तो चलिए इसका आज हम संपूर्ण हल देखते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखिए, यहाँ पर क्या है, सामान्य निर्देश दिया गया है कि निर्देश के अनुसार प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए, एक नंबर क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है और इसके लिए आपको एक एक नंबर करके 10 में 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता का मान, तो यहाँ 0 होगा, आंसर बी, ठीक है। 0 होता है तब अधिकतम होता है। 2 नंबर देखिए, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु के अवतल यानी कि गिरा हुआ होने के कारण है। तो क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घटते सीमांत अवसर लागत। आगे चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से पूरक वस्तु का एक युग्म कौन सा है, यानी कि पूरक वस्तु का जोड़ा कौन सा है। देखिए, पूरक वस्तु हम लोग उसको बोलते हैं जिसका एक के लिए दूसरा जरूरी हो, ठीक है ना। एक के लिए दूसरा जरूरी हो, उसको हम लोग पूरक बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है कलम और स्याही, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए चौथा में, किस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनीय होते हैं। इसका मतलब है कि कब उत्पादन में जो साधन लगाया गया है वो उसको परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दीर्घकाल में। तुरंत नहीं बदला जा सकता है, अल्पकाल में नहीं, दीर्घकाल में, ठीक है, यानी कि देरी से, यानी कुछ दिन ज़्यादा लगाकर, अधिक समय में। पांचवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आय और सीमांत आय बराबर होती है। तो पांचवा का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एकाधिकार में। एकाधिकार में मतलब जिसमें सिर्फ एक आदमी का अधिकार हो। चलिए आगे देखते हैं छठा में, यदि उत्पादन के सभी साधनों को 4 गुना करने पर उत्पादन भी 4 गुना हो जाता है, यह कथन उत्पादन के किस नियम को सत्यापित करता है। तो यह सत्यापित करता है दोस्तों पैमाने का स्थिर प्रतिफल, यानी कि जितना गुना हम लोग साधन को बढ़ाएंगे उतना गुना ही उत्पादन बढ़ेगा। तो पैमाने का स्थिर प्रतिफल, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए हम देखते हैं सातवां नंबर क्या है, एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडलों का सही अधिकमान क्रम क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप हम कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका कुछ अलग ही क्राइटेरिया लग रहा है। तो इसका ऑप्शन हमें जो है सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक एवं केवल एक उत्पादक होता है। तो इसका सही आंसर होगा 8वां का ऑप्शन नंबर सी, एक अधिकार में, ठीक है, केवल एक उत्पादक होता है। देखिए 9 नंबर क्या है, बजट रेखा 3x + 5y = 50 की ढाल का निरपेक्ष मान क्या होगा। तो आई होप इसका जो मान होगा वो 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर ये गलती है तो हमको लगता है कि गलती हो सकता है, नहीं भी, इसका कुछ समझ में से बाहर लग रहा है। तो 8वां का ये जो इसका है 9वां कौन सा ऑप्शन में हम डी लगा रहे हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन अब देख लीजिएगा। आगे चलिए, और अगर कुछ गलत लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका फिर निवारण करेंगे। आगे चलिए 10वां प्रश्न, ठीक है। 10वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा 10वां का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, उत्पादन के साधनों की कीमतें, यानी कि उत्पादन का जो साधन है उसका जो कीमत होता है वही उसका पूर्ति को प्रभावित कर देता है। देखिए 2 नंबर में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 30 शब्द में लिखें, ठीक है, यानी कि 2 × 4 = 8, एकक में 2 नंबर मिलेगा। पहला नंबर क्या है, उदासीनता वक्र की परिभाषा लिखिए। चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका हम परिभाषा देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है, और ये वाला जो है ये ग्राफ है, ठीक है ना। ये ग्राफ को भी लिखना है क्योंकि ज़रूरी है, इतना ही आपको इससे ज़रूरत है। कहता है उदासीनता वक्र या तटस्था, उसी का नाम है, ठीक है, वक्र, उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र, इसी का क्या नाम है, इंडिफरेंस वक्र, ठीक, कर्व, ठीक है। कहता है उदासीनता वक्र या तटस्था वक्र किसी उपभोक्ता को व्यवहार को बताने वाला वक्र है जिसमें
किसी एक वक्र के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपभोग सामग्री से समान संतुष्टि प्राप्त होती है, या उदासीन वक्र उसे कहते हैं जिसके सभी बिंदु पर समान संतुष्टि मिले। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और यहाँ पर लॉन्ग में भी 30 शब्द में लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा में क्या है कि अल्पकाल से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अल्पकाल का परिभाषा दिया हुआ है, ठीक है। अल्पकाल का जो परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है पढ़ लीजिए। क्या है? अल्पकाल से अभिप्राय उस समय अवधि से है जिसमें फर्म के पास उत्पादन का पैमाने बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। वह परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि करके तथा विद्यमान स्थिर साधनों का गहन प्रयोग करके केवल उत्पादन के स्तर में वृद्धि कर सकती है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा में क्या पूछ रहा है, मांग के नियम को लिखिए, ठीक है ना। मांग के नियम को लिखने बोल रहा है। तो चलिए मांग का नियम को हम जानते हैं। देखिए मांग का नियम को हम अपने शब्दों में बताए हैं, ठीक है। अपने शब्दों में इसको तैयार किए हैं मांग के नियम को। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है मांग का नियम? देखिए यहाँ पर मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती है तथा कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, यानी कि उल्टा होता है। इसे ही मांग का नियम कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अगर वस्तु का कीमत बढ़ेगा तो उसका जो मांग है वह घट जाएगा, ठीक है। कीमत बढ़ने पर मांग घटता है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाता है, यही मांग का नियम है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन का। चलिए हम देख लेते हैं चौथा नंबर, ठीक है। दूसरा का चौथा कहता है एक पूर्व प्रतियोगी फर्म के लिए औसत आगम और सीमांत आगम बराबर क्यों होते हैं, ठीक है। एक जो पूर्व प्रतियोगिता वाला फर्म होता है यानी कि उद्योग इत्यादि होता है उसके लिए औसत आगम और सीमांत आगम बराबर क्यों होता है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। चलिए हम अब देख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर में क्या कर रहा है, देखिए ये 6 नंबर यहाँ पर नहीं है। कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम और सीमांत आगम दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। फिर कहता है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए वस्तु की कीमत को कम नहीं कर सकती। यही कारण है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम वस्तु की कीमत के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि एक जो फर्म होता है, फर्म यानी कि जो उत्पादन होता है, ठीक है। फर्म का मतलब जो उत्पादन करता है। कहने का मतलब है कह रहा है कि फर्म वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए, ठीक है। अगर फर्म चाहता है अधिक वस्तु बेचे तो उसके लिए कीमत को कम नहीं कर सकता है, ठीक है। यही कारण है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के विक्रय के से प्राप्त आगम यानी कि MR मार्जिनल यहाँ पर R से है, क्या है हो जाएगा R से आगम यानी कि रेवेन्यू, ठीक है। वस्तु की कीमत के बराबर ही होता है। तो हम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है। देखिए अब हम पहुंच गए हैं तीसरा नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 60 शब्दों में लिखिए, यानी कि 3 गुने 4, यानी कि 1 का नंबर आपको मिलेगा 3 और 4 का मिलेगा 4 या 12 नंबर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या किसके लिए उत्पादन हो की व्याख्या कीजिए। देखिए हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो केंद्र समस्या है वह 3 है। कितना है? अर्थव्यवस्था का जो केंद्र समस्या है वह 3 है, ठीक है। क्या क्या है? तो क्या उत्पादन हो और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ठीक है। दूसरा है उत्पादन कैसे किया जाए और तीसरा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो यही जो तीसरा है केंद्र समस्या है उसी को हमको डिफाइन करना है। तो चलिए इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पर है किसके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है। इसका हम हल देखते हैं। क्या है कि अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या में तीसरी समस्या यह है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्योंकि उत्पादन के विभिन्न साधन उत्पादन का कार्य करते हैं, अतः उत्पादन उन्हीं के लिए होता है अथवा उत्पादन के हकदार वही हैं। लेकिन जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनमें से उपभोग के लिए किन्हें कितना मिलता है इस बात पर निर्भर करता है कि आय कितनी है, ठीक है, अथवा किसके पास दूसरों की अपेक्षा अधिक सम्मति है। फिर कह रहा है यहाँ पे देखिए जिस व्यक्ति के पास जितनी ही अधिक होगी उतनी ही अधिक वस्तुएं सेवाओं को खरीद सकेगा। यही है इसका जो किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो किसके लिए उत्पादन किया जाएगा, वहाँ पर सबसे पहले यह देखा जाता है कि उस प्रकार की उपभोक्ता है या नहीं जिस प्रकार का वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। मेन मोटो यहाँ पर जो लिखा गया उसका यही बात का अर्थ है कि
कोई भी चीज़ का उत्पादन किया जाता है वहाँ पर यही देखा जाता है कि उस प्रकार के जो उपभोक्ता है वहाँ पर है या नहीं है, ठीक है, उसी के अनुसार उत्पादन होता है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि आपको दोस्तों को, जो आपके दोस्त हैं वह इस वीडियो से उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, बजट रेखा क्या है, रेखा चित्र समझाइए। ठीक है, बजट रेखा का रेखा चित्र भी समझाना और इसका परिभाषा भी लिखना है, वो भी 60 शब्दों में, यानी कि 3 नंबर का है। आप अगर परिभाषा लिख के फोटो बनाएंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, आप अगर परिभाषा लिख दे तो 2 नंबर जरूर मिलेगा। तो चलिए इसका हम हल देखते हैं। ठीक है, क्या है, बजट रेखा क्या है, तो चलिए इसका हल। तो देखिए, चलिए पहले इसका हम हल देख लेते हैं, फिर इसका हम जो ग्राफ है वो बनाएंगे। क्या कर रहा है, बजट रेखा दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों का ग्राफ निरूपण होता है जिसे उपभोक्ता दी गई कीमतों तथा अपनी आय को व्यय करके खरीद सकता है। ठीक है ना, बजट रेखा एक प्रकार क्या, अपनी आय जो आ रहा है उसी को व्यय करता है। ठीक है, बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहते हैं। इसका मतलब है कि बजट रेखा ऐसा रेखा है जिसमें जो आय हो रहा है उसका और जो व्यय हो रहा है उसको, दोनों का संबंध को दर्शाया जाता है। तो एक बार हम इसको, चलिए इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। देखिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, बजट रेखा समीकरण। देखिए सबसे पहले हमको बजट रेखा समीकरण लेना होगा, यानी कि दो वस्तु का क्या लिए हैं, पी एक्स क्यू एक्स, यानी कि पी अलग वस्तु क्यू अलग वस्तु। ठीक है, फिर पी वाई क्यू वाई और यहाँ पर दिए हैं वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समीकरण ले लिए और इसके समीकरण बनाए ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से हम समीकरण ले लिए और वस्तु एक्स यहाँ पर लिए और वस्तु वाई यहाँ पर। तो दोनों का बजट देखिए यहाँ पर इधर हम बनाए हैं रेखा। तो पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक्स अक्ष वाई अक्ष पहले खींचे हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा शायद आपको, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, इधर वाई अक्ष दिख रहा है यहाँ पर, है ना, इधर क्या दिख रहा है, वाई अक्ष और इधर एक्स अक्ष। ठीक है, यहाँ पर वाई अक्ष है और यहाँ पर नीचे एक्स अक्ष है। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो ग्राफ है और यह रेखा बना हुआ है, तो आप इसको बना लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रतियोगी तथा पूरक वस्तु में अंतर, यानी कि क्वेश्चन नंबर अब हम तीसरा देखेंगे। क्या देखेंगे, प्रतियोगी तथा पूरक वस्तुओं में अंतर। चलिए इसका हल देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए इसका अब हम हल देखते हैं। देखिए प्रतिस्थापक वस्तु और प्रतिपूरक, यानी कि प्रतिपूरक का मतलब ही है पूरक वस्तु। ठीक है, प्रतिपूरक का मतलब क्या है, पूरक। पूरक बोलिए या तो आप प्रतिपूरक बोलिए, दोनों बात एक ही है। और एक है प्रतिस्थापक वस्तु। ठीक है, यहाँ पर उनका दूसरा नाम दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, वैसी वस्तुएं जिनका प्रयोग अलग अलग या एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है तो उन्हें प्रतिस्थापक वस्तु कहा जाता है। पूरक वस्तु क्या कहता है, वैसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है तो उन्हें प्रतिपूरक या पूरक वस्तु कहा जाता है। ठीक है, देखिए दूसरा अंतर क्या है, इसमें एक वस्तु के दाम में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। इसमें क्या कर रहा है, देखिए इसमें एक वस्तु के दाम में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग में कमी होती है। इसका आप उदाहरण ले सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, प्रतिस्थापक में लिख सकते हैं चीनी और गुड़ का। ठीक है, चीनी और गुड़ किस प्रकार से प्रतिस्थापक है। अगर आपको खीर बनाना है तो चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं, गुड़ का भी। तो एक का वस्तु का अगर कीमत में परिवर्तन होगा तो उससे मांग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ प्रतिपूरक है। ठीक है, तो प्रतिपूरक क्या ले सकते हैं, कलम और स्याही, पेट्रोल और कार, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चलेगा। तो प्रतिस्थापक का मतलब है कि दूसरा का प्रयोग कर सकते हैं और प्रतिपूरक का मतलब है हमको दोनों वस्तु चाहिए तभी किसी का प्रयोग हो पाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए चलते हैं हम चौथा नंबर, क्या है, तकनीक प्रगति किस प्रकार वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हम यहीं पर आपको बता दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है तकनीकी प्रगति किस प्रकार वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि तकनीक जब प्रगति करेगा तो किस प्रकार से वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करेगा। तो देखिए सबसे पहला बात है कि अगर तकनीक में प्रगति होगा, यानी कि टेक्नोलॉजी में बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होगा तो उस वस्तु का जो पूर्ति है, जिस वस्तु से संबंधित टेक्नोलॉजी में वृद्धि किया गया है उस वस्तु का पूर्ति में वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृद्धि, यानी कि अधिक पूर्ति होने लगेगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि तकनीकी में प्रगति होने पर संबंधित वस्तुओं के पूर्ति में वृद्धि होती है। ठीक है, इसका आप आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं।
अब देखिए हम देखते हैं, चलते हैं अगला चौथा, क्योंकि इसमें 4 ही क्वेश्चन करना था, हम 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे जाएंगे हम चौथा क्वेश्चन में। क्या करें, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्द में लिखिए। देखिए यहाँ पर 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है और 100 शब्द में लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए। दूसरा है, पूर्ति की लोच को रेखाचित्र के किस प्रकार मापा जा सकता है, व्याख्या कीजिए। तीसरा है, संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं, क्या होता है जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आंसर जो हम करेंगे उसका किसका करेंगे, देखिए इसमें से हम इसका हल करेंगे पहला वाला का, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसका हम अब आंसर देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ इसका आंसर, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन। ठीक है, लागत विभिन्नता की दशा में, लागत विभिन्नता की दशा में क्या है, लागत में अंतर के कारण। ठीक है, पहला कच्चे माल की क्वालिटी में अंतर, दूसरा उत्पादन तकनीकी में अंतर, तीसरा है प्रबंधकों की कार्यकुशलता में अंतर, चौथा संयंत्रों के आकार में अंतर, पाँचवा है उद्यमकर्ता की योग्यता में अंतर, और पाँचवा है अनुकूल स्थान। ठीक है, अनुकूल स्थान माने अच्छा स्थान। अब देखिए इसका फिर से दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें अल्पकालीन संतुलन सबसे पहले दिया हुआ है, अल्पकालीन संतुलन। तो इसमें क्या दिया हुआ है, माना कि उद्योग में 3 प्रकार की फर्में हैं ABC, तो लागत विभिन्नता की दशा में संतुलन में उद्योगों की कुछ फर्मों को असामान्य लाभ, कुछ फर्मों को सामान्य लाभ अथवा कुछ को हानि का सामना करना पड़ सकता है। देखते हैं इसमें फिर से लंबा क्वेश्चन और भी इसमें देखते हैं, क्योंकि 100 शब्द में लिखना है इसका आंसर को। चलिए देखिए यहाँ पर हम उसका हम अभी पहले ही इससे पहले अल्पकाल देखें, तब दीर्घकाल संतुलन देखिए, यानी कि लेट से। ठीक है, क्या कहता है, पूर्व प्रतियोगिता में दीर्घकालीन संतुलन सीमांत फर्म से संबंधित है। सीमांत फर्म वह फर्म है जो किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर सर्वप्रथम उस उद्योग को छोड़ देती है, अतः सीमांत फर्म उद्योगों में उच्चतम लागत वाली फर्म होती है जो केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार से है आंसर। अब चलिए हम अगला का आंसर देखते हैं। अगला मतलब 3 नंबर, 2 नंबर नहीं देखें, क्योंकि 2 नंबर यहाँ 2 ही सवाल का जवाब देना है। देखिए चलिए इसका आंसर क्या है, तीसरा का आंसर देखिए, संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं, क्या होता है जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसका आंसर इस प्रकार से कुछ होगा, फिर इसमें आंसर जुड़ जाएगा और भी। ठीक है, लंबा कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो उसके लिए क्या कहता है, जिस कीमत पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो उसे संतुलित कीमत कहते हैं। ठीक है, ये पूछा संतुलित कीमत का परिभाषा, तो ये संतुलित कीमत किसको कहते हैं, कह रहा है जिस कीमत पर किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति की मात्रा के बराबर हो उसे संतुलित कीमत कहते हैं। संतुलित कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी पूर्ति की मात्रा के बराबर होती है, वस्तु की यह मात्रा संतुलित मात्रा कहलाती है। देखिए इसमें और भी आंसर है, चलिए देखते हैं उसको हम। सबसे पहले देखिए इसमें और भी कुछ पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ से यहाँ तक है ना, कि जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि कर रहा है, जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि तथा पूर्ति में वृद्धि होती है। ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पर सबसे पहले पूछा क्या होता है जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी होती है। तो इसका भी आंसर हम चलिए देख ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल कुछ इस प्रकार से बन सकता था कि जब किसी वस्तु का मांग में वृद्धि पहले दे दिया है, यहाँ पर देता है कीमत में कमी होता है तब मांग में वृद्धि होता है। यहाँ पर दिया मांग में वृद्धि होता है, कब मांग में वृद्धि होता है, जब उसका कीमत में कमी होता है। ठीक है, कीमत में कमी होगा तभी मांग में वृद्धि होगा। अब फिर पूछा है पूर्ति में कमी होती है, तो पूर्ति में कमी कब होती है, जब उस वस्तु का जो केवल और केवल किसमें कीमत में परिवर्तन होता है। ठीक है, कीमत में अगर अधिक कीमत हो जाएगा तो पूर्ति घट जाएगा और कीमत कम हो जाएगा तो पूर्ति बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आई होप अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।